टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। जो तुम प्राइस अपना डिसाइड कर रहे हो, उस प्राइस को डिसाइड करते हुए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे तुम्हें फ़र्क पड़ता है, या एक प्राइस को डिसाइड करते हुए कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले बात है हमारा इंटरनल फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर की बात करती हूँ जहाँ पर मेरा कंट्रोल होता है, ठीक है, जहाँ सब कुछ डिसाइड करने वाला मैं ही हूँ। तो वहाँ पर कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपका है आपका प्राइस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि आप जो प्राइस डिसाइड कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आपने अपनी कॉस्ट को पूरा करना है, क्या आपने प्रॉफिट को अपना अधिक करना है, ठीक है, या फिर आपने सिर्फ प्रतियोगिता का सामना करना है। तो इस तरीके के बेस पर जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव है आप अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक उत्पाद की लागत भी मेरे प्राइस को डिसाइड करने में मदद करती है। मदद क्या, कॉस्ट के बेस पर ही मेरा जो है एक्चुअल में प्राइस डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आपका मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है कि मार्केटिंग मिक्स में हमें अपना जितने भी मेरे पास मेरा जो प्रोडक्ट जब मैंने बनाया है वो प्रोडक्ट मैंने अपने कारखाने में बनाया, लेकिन जब मैं मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करती हूँ तो वो कारखाने से यूज़ होकर, कारखाने से चलकर वो एक्चुअल में जो मेरा लास्ट कस्टमर है उसके पास जो कंज्यूम कर रहा है उसके पास पहुँच जाता है। तो फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए जितना भी मैंने प्रोडक्ट मिक्स यूज़ किया है, मैंने प्रोडक्ट मिक्स में मैंने उसको एडवर्टाइज़ किया, मैंने उसको प्रमोशन किया, मैंने उसको एक अलग शेप दी, मैंने उसको एक अलग नाम दिया, ठीक है, मैंने उसको उस स्थान पर पहुंचाया जहां पर कस्टमर उसको चाहता है। तो वो सारी लागतें भी मेरा प्राइस डिसाइड करने में मेरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट। जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा ही प्राइस होगा। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट जिस भी तरीके से हम करते हैं उसके बेस पर मैं अपने प्राइस को डिसाइड करती हूँ। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर का मतलब है यहाँ पर कि जो भी मेरे पास मेरे प्राइस हैं वहाँ पर मेरे पास मेरा कौन कौन से लेवल तक वो बेसिकली होकर गुजरा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर मैं किस किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट कर पाई हूँ, तो वहाँ के वो सारे फैक्टर्स भी। उसके बाद है उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जितनी भी मेरी अवस्थाएं हैं उन चारों अवस्थाओं में हमने पढ़ा था ना, मेरे पास स्टेजेस थी। इंट्रोडक्शनरी स्टेज अलग था, मैच्योरिटी अलग था, ठीक है, उसके बाद डिक्लाइन था, ग्रोइंग था, वो सारी स्टेजेस थी। तो जितनी भी स्टेज हैं हर एक स्टेज में मेरा प्राइस क्या होगा, उसका हर एक स्टेज में जो प्राइस है वो बेसिकली अलग डिफ़ाइन होता है। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास मेरे इंटरनल फैक्टर जिनको मैं थोड़ा अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ। उसके बाद है मेरा एक्सटर्नल फैक्टर, वो फैक्टर जो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट की डिमांड। प्रोडक्ट की डिमांड के बेस पर भी मेरा प्राइस डिसाइड होता है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। अगर डिमांड कम हो जाती है तो मैं अपनी क्या करती हूँ, प्राइस को भी कम कर सकती हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड, मेरी डिमांड में लचीलता कितनी है, कितनी जल्दी वो चेंज हो रही है। ठीक है, अगर किसी मांग के उत्पाद बेलोचदार है तो उसके मूल्य में परिवर्तन करने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर पूर्णतः लोचदार है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो मूल्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी मेरा डिपेंड करता है। उसके बाद है कंपटीशन। कॉम्पिटिशन्स में मेरा हाई कंपटीशन है, मेरा लो है, या फिर मैंने अभी भी कदम रखा है या मैं कदम रखती हूँ, तो कंपटीशन तो है ही। तो उस कंपटीशन के बेस पर मुझे देखना है कि मैं अपना प्राइस किस तरीके से डिसाइड करूँगी। अगर मेरे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं तो प्राइस मुझे अपनी कॉस्ट के बराबर ही रखना होगा। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, बाज़ार में क्या क्या कंडीशंस फैली हुई हैं, सरकार के नियम मुझे किस तरीके से कहते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से काम करता है, मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ईजिली अवेलेबल हैं या नहीं, वो भी मेरे प्राइस को डिसाइड करने में मेरा मदद करते हैं। उसके बाद मेरा सप्लायर टाइम पर मेरी चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहा है तो प्राइस मैं अकॉर्डिंगली सेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा सप्लायर ही मुझे मेरे प्रोडक्ट को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है मेरे अपने प्रोडक्ट का प्राइस को डिसाइड करना। कंपनी में बाज़ार की स्थिति क्या है, बाज़ार की प्रकृति किस तरीके की है। ठीक है, बाज़ार की प्रकृति या विशेषताएं भी मूल्य निर्णय को प्रभावित करती हैं। ठीक है, और
ठीक है, ये आपका पास आपका फैक्टर्स हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, फिर से एक पेज मिसिंग है बच्चा इसमें। जो ये नंबर 2 पॉइंट है, ये प्रोसेस है कि जब मैं अपने प्राइस को डिसाइड करती हूँ तो प्राइस को डिसाइड करने के लिए मेरे पास मेरे क्या क्या प्रोसीजर्स होता है। प्राइस डिटर्मिनेशंस प्रोसीजर बुक में देखोगे तो पता लगेगा। इसमें सबसे पहला छोटा सा पॉइंट ये है कि सिलेक्ट द टारगेट मार्केट। जब मैं अपना प्राइस को डिसाइड कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ वो कौन सी मार्केट के लिए बना रही हूँ, मार्केट सेगमेंट को चूज़ करना। तो मेरा जो टारगेट है उसको ही चूज़ करने के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका संभावित उपभोक्ताओं की पहचान करना, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कस्टमर। आपका कौन है? आपका कस्टमर आपका बच्चे हैं, अडल्ट हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, ठीक है। उनकी परचेज ऑफ पावर क्या है, उनका स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। उसके बाद है एस्टिमेट द डिमांड का अनुमान लगाना, नोइंग द एक्सपेक्टिंग प्राइस का मतलब है संभावित मूल्य से अभिप्राय उस मूल्य से है जिसे ग्राहकों द्वारा जाने या अनजाने में किसी उत्पाद के लिए उचित समझा जाता है। यह वह मूल्य होता है जिसे वह उत्पाद के योग्य समझते हैं। संभावित मूल्य का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके का एस्टिमेट प्राइस, मैंने वो चीज़ देख ली और उस चीज़ को देखकर मेरे माइंड में कि इसका प्राइस तो इतना है, इसका प्राइस इतना हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से अपना मेंशन करना। उसके बाद आपका है आपका जो प्रतियोगिता स्पर्धा है, कंपटीशन डायरेक्टली फ्रॉम द सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है। आप प्रत्यक्ष रूप से समान उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या उपलब्ध पन्नों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कंपटीशन फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ठीक है। या फिर आपका कंपटीशन फ्रॉम अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं करता और फिर भी आप अपना क्या कर रही हैं, वहाँ पर वो कंडीशन आपके सामने आ रही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद है डिटरमाइन एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ द मार्केट, ठीक है। आपने जो मार्केट चूज़ की है, मार्केट में चूज़ करने पर आपको कितना लगा कि आप मार्केट में कितना सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपने देखनी है। उसके बाद है मूल्य निर्धारण के उद्देश्य का चुनाव करना, सेलेक्ट द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आपका जो प्राइस डिसाइड करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली क्या है? क्या आपने कंपटीशन को बीट करना है? क्या आपने अपने प्राइस को स्थिर रखना है? क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर आपने रिटर्न ही लेना है, या आपका रिटर्न का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको ये है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, विक्रय में वृद्धि होनी चाहिए, नगद वसूली होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा का सामना करना, ठीक है। प्रतिस्पर्धा को दूर करना, बाजार अंश बनाए रखना, उत्पाद पंक्ति संवर्धन, जो मेरा प्रमोशंस है, ठीक है। बाज़ार से, या फिर मुझे सिर्फ शुरू में ही अपना बाज़ार से मलाई उतार लेनी है, मेरा सारा प्रॉफिट मुझे वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वो मेरा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से मैं अपना मेंशन किए बैठी हूँ। उसके बाद है सिलेक्ट द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। मेरे पास मेरी प्राइसिंग पॉलिसीज़, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी? स्कीमिंग द मार्केट क्रीम होगी, मार्केट पेनिट्रेशन होगा, क्या मुझे सिर्फ अपना मार्केट में सिर्फ क्या करना है, स्थान ही लेना है, ठीक है। या फिर मुझे सिर्फ जो कंपटीशन है उसको मीट करना है, ठीक है। या फिर मुझे अपना एक अलग से स्टेटस अपना मेंशन करना है, तो वो भी ऑब्जेक्टिव मेरा यहाँ पर मायने रखता है। उसके बाद आपका है कंपनी की विपणन नीतियों पर विचार करना, ठीक है। कंपनी की विपणन नीतियों पर विचार करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मेरी जो पॉलिसीज़ हैं, मेरा प्रोडक्ट किस तरीके का है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, मेरा प्रमोशन पॉलिसीज़ क्या हैं, उन सभी के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल में जानना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। मैं कौन से साधन का यूज़ करती हूँ, कौन सा मेरा प्रोडक्ट का टाइप है, वो सारी चीज़ें मुझे देखनी। उसके बाद है सिलेक्ट द स्पेसिफिक प्राइस। और उसके बाद जब सारी चीज़ें मेरे को आइडिया हो गया कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो इन स्टेजों से होकर गुजरा है और इसका एस्टिमेट प्राइस इतना होना चाहिए, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद है मेरा प्राइसिंग मेथड्स। अब जो मैंने अपना प्राइस डिसाइड किया है, उस प्राइस डिसाइड करने के भी मेरे पास
डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हम वो मेथड्स पढ़ेंगे। वो डिफरेंट मेथड बेसिकली क्या हैं, जैसे आपका सबसे पहला है कॉस्ट बेस में, जो ये डायग्राम ये तो थोड़ा सा डार्क दिया हुआ है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग है और कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले आपका है कॉस्ट बेस्ड प्राइस। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड का मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका जो प्रोड्यूसर है वो ये चाह रहा है कि आपकी कॉस्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कॉस्ट बेस एटलीस्ट मेरा खर्चा तो निकल जाए, जो थोड़ा प्रॉफिट्स है वो थोड़ा बहुत ही होगा, जो मैं सिर्फ अपना एस्टिमेट प्रॉफिट्स को मेंशन करती हूँ। ठीक है, इसमें देखो फार्मूला गिवन है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड में। सबसे पहला जो कॉस्ट बेस्ड है उसमें सबसे पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। मैं अपनी कॉस्ट में अपना थोड़ा सा अनुमानित प्रॉफिट्स, ठीक है, उसको ऐड कर देती हूँ। ये जो अनुमानित लागत गिवन है ना, ये अनुमानित लागत नहीं, ये आपका अनुमानित लाभ है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो प्रति इकाई मूल्य क्या होगा, जितनी मेरी कुल लागत आई है उसमें मैंने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर दिया और जितने भी मैंने यूनिट्स को बनाया है उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ किस तरीके से मैं अपने प्राइस को डिसाइड करती हूँ। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट है आपका मार्कअप प्राइसिंग मेथड। मार्कअप का मतलब मैंने जो अपना प्राइस डिसाइड किया है ना, वो टोटल मैंने जो अपना प्रॉफिट डिसाइड किया है ना, वो टोटल ना करके मैं पर यूनिट के बेस पर डिसाइड कर रही हूँ। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये देखो बॉक्स में गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट। मैं अपने प्रॉफिट्स को ऐड करके करती हूँ। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल आपका जैसे आपका मटेरियल 24 लगा, कॉस्ट आपकी 9 रुपये आई, फैक्ट्री आपका 6 रुपये आया, ओवरहेड्स आपका 9, टोटल आपको 48 रुपये लगे एक यूनिट को बनाते हुए। आपने उसमें 12 रुपये का प्रॉफिट और ऐड कर दिया तो आपका सेलिंग प्राइस 60 होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 60। और इसको जब मैं कॉस्ट पर परसेंटेज निकालूं, कॉस्ट मेरी 48 थी, 12 रुपये का मैंने प्रॉफिट दिया, तो 12/48 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% का मैं प्रॉफिट चाह रही हूँ। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज गिवन है, वो देख लेना। उसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब जानती हो क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर है मेरी जो परिवर्तनशील लागत है उसकी बेस पर ये बात करता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि जैसे जैसे मैं अपनी एक यूनिट को अधिक प्रोड्यूस करती रहती हूँ, तो एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पर जो मेरे पास मेरी कॉस्ट आ रही है ना, यहाँ पर मैं उस कॉस्ट की बात कर रही हूँ, वो कॉस्ट मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा जो टारगेट है, मेरा जो सेट मशीन है वो 100 यूनिट ही बना रही है। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पेन लेकर अपने रिसोर्सेज को और फुल यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसी मशीन पर मैं 110 यूनिट बनाना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, तो जो 10 यूनिट मैंने बनाया है उसका कॉस्ट किस तरीके से होगा और उस एक्स्ट्रा यूनिट पर मैं अपने प्रॉफिट कैसे मेंशन कर पाऊँगी, वो बेसिकली मेरा मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड होता है। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज गिवन है। उसके बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जितनी मेरी फ़िक्स कॉस्ट है सिर्फ मेरा वही कवर हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है कि जो सम ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब मेरे पास मेरी कुल स्थायी लागत डिवाइडेड बाय में प्रति इकाई विक्रय मूल्य माइनस प्रति इकाई परिवर्तनशील जब आ जाती है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मेरा टारगेटेड प्राइसिंग मेथड। टारगेट प्राइसिंग मेथड में मैं क्या करती हूँ, मैं अपना एक प्रॉफिट्स पहले से ही मैं मेंशन करके चलती हूँ कि इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए परसेंटेज में। तो प्रति इकाई मूल्य इक्वल टू कुल उत्पादन लागत प्लस इच्छित लाभ डिवाइडेड बाय में कुल उत्पादित इकाइयाँ। ठीक है, मैंने पहले से ही अपना टारगेट बनाकर रखा हुआ है और इसके बेस पर मैं अपना सेट करती हूँ। ठीक है, इसका फार्मूलाज गिवन है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज गिवन है, वो देखना। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका डिमांड, फिर से एक पेज मिस हो गया। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स हैं, बुक में देखोगे तो पता लग जाएगा। डिमांड बेस्ड का मतलब है यहाँ पर कि जैसे जैसी डिमांड है वैसे वैसे मैं अपने प्राइस को डिसाइड करती हूँ। ठीक है, जैसे बाज़ार अवस्थाओं के आधार पर जितने भी मेरे पास मेरी बाज़ार में कंडीशंस हैं, मेरी जितनी भी मार्केट्स हैं, और वो मार्केट मेरी क्या क्या आती है, मेरा परफेक्ट मार्केट, मेरा परफेक्ट अंडर, ठीक है, उसके बाद मेरा मोनोपोली, ठीक है, वो सारी की सारी ओलिगोपोली, जैसी भी कंडीशंस हैं वहाँ पर मैं अपने प्राइस को डिसाइड करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपका पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है जहाँ पर सारी चीज़ें एक जैसी हैं, तो वहाँ पर प्राइस भी मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका मोनोपोली। अगर मोनोपोली ही है, मेरा ही अधिकार है सिर्फ,
मैं ही उस प्रोडक्ट को बना रही हूँ, तो मोनोपोली मेरे ही लिए है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपनी प्राइस को डिसाइड कर सकती हूँ। उसके बाद है, अगर मेरा ओलिगोपोली है, अल्प मार्केट है, अल्पाधिकार बाज़ार है, तो अल्पाधिकार में जहाँ पर सिर्फ कुछ ही विक्रेता होते हैं, ठीक है, परंतु एक विक्रेता का मूल्य पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, तो यहाँ पर मैं अपना प्राइस डिसाइड करती हूँ। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता, यह बाज़ार की वास्तविक स्थिति है जहाँ उत्पाद के अनेक विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता का उत्पाद उसकी किस्म, डिज़ाइन, आकार के अकॉर्डिंग क्या होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ पर मेरा प्राइस क्या होगा। उसके बाद है आपका बोध तत्व मूल्य विधि। बहुत सी फर्में अपने उत्पादों को बोध तत्व को ध्यान में रखकर मूल्यों का निर्धारण करती हैं। इस विधि के अनुसार मूल्य निर्धारण में क्रेता का बोध तत्व विक्रेता के लागत तत्व से अत्यधिक महत्व, मतलब जो कस्टमर की इमोशंस है ना, उसको ध्यान में रखकर काम किया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा है कंपटीशन बेस्ड मेथड, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड। आपने कंपटीशन को ध्यान में रखकर अपना प्राइस डिसाइड करना है। सबसे पहला गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड, जैसा फर्म में है वैसा ही, जैसी कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या किया, जैसा कंपटीशन उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोडक्ट प्राइस को डिसाइड करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपका मीटिंग द कंपटीशन, आपने प्रतियोगिता को मीट भी करना है, ठीक है, उनके साथ डटे भी रहना है, तो प्रतियोगिता का सामना करने वाला भी आपका होना चाहिए। प्राइसिंग अबव द कंपटीशन, अगर आपको मौका लगे तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई भी कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट कम्पीट कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट से। प्रतिस्पर्धा से कम मूल्य, अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की अपेक्षा कम इम्पॉर्टेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मूल्य भी कम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सील बिड का मतलब जब कोटेशंस डिसाइड की जाती हैं, ठीक है, कोटेशन के बेस पर जो प्राइस डिसाइड होता है वो। और उसके बाद आपका लीडरशिप प्राइसिंग, लीडरशिप का मतलब कभी कभी किसी उद्योग में किसी फर्म मूल्य नेता प्राप्त कर लेती है। इन नेतृत्व प्राप्त उपक्रमों के मूल्य के आधार पर ही अन्य फर्में अपना मूल्य निर्धारित कर लेती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपकी पॉलिसीज़ के बारे में है, प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। आप क्या क्या प्राइसिंग पॉलिसीज़ रखते हो ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से देख लेते। दो हैं आपका स्कीमिंग द क्राइम प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटजी, और आपका लो पेनिट्रेशंस मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। मलाई उतारने वाली को हम उच्च नीति भी कहते हैं। इसका मतलब क्या कि मेरा प्रोडक्ट नया नया है और कस्टमर उसकी डिमांड भी करता है, तो मैंने अपनी स्टार्टिंग स्टेज में ही अपने कस्टमर से बहुत अधिक प्राइस को क्या कर लिया, वसूल कर लिया, ठीक है, जिससे मेरे पास मेरा इंट्रोडक्शन स्टेज में ही मेरी जो कॉस्ट है वो पूरी हो गई, ठीक है। तो ये है, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, तभी फर्म इस स्थिति का लाभ उठाती है, ठीक है। मांग कम लोचदार होती है, इसलिए मूल्य ऊंचा रख लेती है। विनियोजित जितनी भी उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर उसको रिटर्न आसानी से जल्दी मिल जाता है। उसके बाद है आपका बाज़ार प्रवेशक, आपकी मूल्य नीति सिर्फ इतनी ही है, आपका प्राइसिंग पॉलिसी ये है कि आपने सिर्फ बाज़ार में एंटर करना है, ठीक है। और बाज़ार में जब एंटर कर रहे हैं तो बाज़ार में एंटर करने के लिए आपने अपना प्रोडक्ट इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपकी उत्पाद प्रक्रिया सरल है, उत्पाद की लागत भी कम है, बड़े पैमाने पर आपने बहुत मितव्ययताएँ प्राप्त की हैं, कम खर्चा किया है, ठीक है। इसलिए आप धीरे धीरे क्या करते हो, इस अवस्था में आप धीरे धीरे अपने मार्केट में प्रवेश करना शुरू करते हो, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक खुद देख लेना बेटा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जितने भी स्टेजेस हैं मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे जैसे मेरे पास मेरी स्टेजेस है, इंट्रोडक्टरी स्टेज है तो डिपेंड करता है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, मेरी मार्केट के ऊपर। अगर मैं अपने प्रोडक्ट को मोनोपोली के तहत इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो वहाँ पर स्कीमिंग द प्राइस पॉलिसी में रखती हूँ। तो जितनी भी ये स्टेजेस गिवन है उन स्टेजेस में मेरे पास मेरा जो प्राइस है वो कैसे कैसे अपना डिसाइड होगा, सिर्फ मुझे उसके बारे में ही ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद है आपका टॉपिक डिस्काउंट पॉलिसीज़। डिस्काउंट 3 तरीके के डिस्काउंट्स हैं, मतलब जो डिस्काउंट्स है वो 3 कैटेगरीज में मेंशन करते हैं, डिस्काउंट, रिबेट और प्रीमियम, ठीक है। डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है जो लिस्ट प्राइस से कम प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है उस पर 10% डिस्काउंट दे देना, 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में देना डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट के भी प्रकार है, आपका कैश डिस्काउंट, आपका
मात्रा कटौती, व्यापारिक कटौती और मौसमी कटौती। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नगद का। नगद कैश का मतलब जो मैंने अभी बताया, ठीक है भाई, 100 रुपये का था, 90 रुपये में तुम्हें दे दिया, नगद कटौती। इसका मतलब होता है कि कस्टमर को जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए मैं अपनी नगद कटौती का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब इसको कार्यात्मक डिस्काउंट भी कहते हैं। ये जो ट्रेड है इसका नाम से ही पता लग रहा है, बेसिकली ये जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारीज होते हैं, जो बल्क में माल लेते हैं, उनके लिए दिया जाता है। भाई इतना होगा तो 20% डिस्काउंट होगा, ठीक है, इसका 10% डिस्काउंट होगा, तो इस तरीके से आपका ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। उसके बाद है आपका क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब इसे परिमाण कटौती भी कहते हैं। मात्रा कटौती क्रेताओं को भारी मात्रा में माल क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें क्या होता है, यह कटौती उन क्रेताओं को दी जाती है जो एक निश्चित मात्रा से अधिक माल क्रय कर लेते हैं। ठीक है, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, एक के साथ एक फ्री, ये वाला हम अपना यूज़ कर लेते हैं। दो तरीके के हैं आपका, एक संचयी और एक असंचयी। संचयी में क्युमुलेटिव का मतलब यह कटौती क्रेता द्वारा एक निश्चित अवधि में क्रय किए गए माल की मात्रा के आधार पर दी जाती है। इस कटौती का उद्देश्य क्रेताओं द्वारा अन्य विक्रेताओं से माल क्रय करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है असंचयी। असंचयी का मतलब परसेंटेज में, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, 10,000 रुपये अधिक क्रय करने पर आपका 5%, जैसे मॉल में होता है 2,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको 10% मिलेगा, 5,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको 20% मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको परसेंटेज के रूप में वो दे देना। ठीक है, उसके बाद आपका सीजनल। सीजनल का मतलब तो क्या होता है, जो सीजन्स पर होता है, बेसिकली ऑफ सीजन डिस्काउंट इसको बोलते हैं, क्योंकि यह गैर मौसम उत्पाद क्रय करने के लिए दी जाता है। सर्दियों वाला, अगर मैं एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, गर्म स्वेटर, रजाइयाँ आदि हैं, वो मौसम के अकॉर्डिंग ना, क्योंकि मौसम में वो क्या होते हैं, उनका प्राइस अधिक होता है। उसके बाद आपका है रिबेट। ठीक है, रिबेट का मतलब होता है रिबेट का मतलब होता है जो मेरा लिस्ट प्राइस है, उस लिस्ट प्राइस में से ही मैं जो राशि पहले से ही माइनस कर देती हूँ। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे कारपेट है, कारपेट का मूल्य कोट प्राइस 5,000 था, 30% की रिबेट दे दी, 3,500 रुपये का। उसके बाद 20% का उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 700 रुपये। ठीक है, उसके बाद 5% का उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल उसको कितना देना है, 2,660 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रीमियम का मतलब होता है कि मैं उसको डिस्काउंट तो दे रही हूँ, लेकिन डिस्काउंट के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस भी उसके साथ लगा रही हूँ। अट्रैक्ट, देखो दोनों तरीके हैं। मैंने जब उसको ख़रीदा तो मुझे डिस्काउंट मिला, ठीक है, जैसे मुझे फ्रिज, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न एट्सेट्रा मिला। ठीक है, और मैंने वारंटी पीरियड साथ दे दिया। लेकिन वारंटी पीरियड में अगर मेरे सामान की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो जो सर्विस चार्जेस हैं, या भाई ये चीज़ वारंटीड में है लेकिन इसके इतने पैसे लगेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल गिवन है, आपका टेलीविज़न का प्राइस 12,000 रुपये है, आपको 5% कटौती दे देगी, आपको पड़ा 11,600 में, लेकिन वारंटी ऑफ पिक्चर ट्यूब उसमें ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा फॉर आफ्टर सेल सर्विस 100 रुपये चाहे, तो नेट पेबल अमाउंट आपके लिए कितना हो गया, 12,500 हो गया। ठीक है, नगद कटौती घटाने के पश्चात भी जो देय मूल्य है वो अधिक हो जाता है, तो ये है आपका प्रीमियम। ठीक है, कस्टमर को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए। उसके बाद है आपका अलाउंस। अलाउंस क्या होता है, व्यावसायिक क्षेत्रों में कटौती और छूट के अतिरिक्त भी फुटकर विक्रेताओं को उत्पादक से कुछ सहायता राशि प्राप्त होती है, जिसे भत्ता कहती हैं। यह भत्ता राशि फुटकर विक्रेता द्वारा कुछ विशेष कार्य करने अथवा ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के बदले में दी जाती है, जैसे खिड़की पर विंडो डिस्प्ले अलाउंसेस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट अलाउंसेस, इस तरीके का। उसके बाद आपका प्राइस कॉम्पिटिशन्स हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन्स, ये इतना कुछ नहीं है, इसको देख लेना, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा क्या चीज़ है। रीसेल प्राइस मैनेजमेंट, ठीक है,
नॉलेज के लिए पढ़ के देख लेना, बुक में आएगा समझ में क्या चीज़ है, सिंपली है, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया, और चैप्टर फिनिश होने के बाद अब तुम्हारी 3 यूनिट भी पूरी हो गई हैं, 1 यूनिट रहती है सिर्फ, ठीक है।